दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और अभी दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सरकार ने परमानेंटली बंद कर दिए हैं चीन के 59 ऐप्स, टिकटॉक भी है इनमें शामिल। दोस्तों, चीनी बीमारी के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सरकार फिर एक बार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। साथ ही अनलॉक 1 30 जुलाई को खत्म होगा और उसके बाद क्या होगा। ऐसे में दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लिया है सख्त फैसला, बढ़ गई लोगों की मुश्किल। इस खबर को जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखते रहिए। इसके अलावा इतिहास बनने वाला है चीन का नाम। भारत के साथ जापान ने भी तानी मिसाइल, बोला अब गुंडाई बर्दाश्त नहीं होगी। इस खबर को जरूर जान ले दोस्तों। साथ ही जान लें 1 जुलाई से बदल जाएंगे बैंकिंग से लेकर एटीएम से जुड़े ये नियम। पेंशन स्कीम में भी होगा बदलाव। इस काम की खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। और इन राज्यों ने 30 जून से आगे बढ़ाया लॉकडाउन। जान ले देश के बड़े राज्य भी है शामिल। ये खबर भी जरूरी है। साथ ही क्या चीन समेत पाकिस्तान पर बड़ी कार्यवाही करने की तैयारी में है सेना। कश्मीर के सारे स्कूलों की बिल्डिंग खाली करने के दिए निर्देश। ये खबर जरूर देख लें दोस्तों। और मॉनसून को लेकर खतरनाक साबित हो सकते हैं आगामी 24 घंटे। इन राज्यों में जारी हुआ रेड अलर्ट। दोस्तों ये खबर भी आपकी बेहद काम की है। इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,459 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 5,48,318 केसेस हो गए हैं। और अब वहीं मरने वालों की संख्या 16,475 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। सरकार ने परमानेंटली बंद कर दिए हैं चीन के 59 ऐप्स, टिकटॉक भी है इनमें शामिल। दोस्तों सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे इन चीनी ऐप से निजता की सुरक्षा का मामला माना जा रहा है। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप को बैन का सामना करना पड़ रहा है उनमें शेयर इट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वीचैट समेत कुल 59 ऐप शामिल हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरकार ने उन 59 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण थे। दोस्तों अगर आप मोदी सरकार के टिकटॉक जैसी ऐप को बंद करने पर खुश हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करें, क्योंकि हम तो बहुत खुश हैं। और साथ ही इस चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इतिहास बनने वाला है चीन का नाम। भारत के साथ जापान ने भी तानी मिसाइल, बोला अब गुंडाई बर्दाश्त नहीं होगी। जहां एक और चीन भारत से LIC के मुद्दे पर आंखें तरेर रहा है, तो वहीं अब उसकी गुंडाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जापान ने भी कमर कस ली है। वर्षों में पहली बार जापान ने स्पष्ट किया है कि चीन द्वारा सीमा लांघने पर जापान अपनी रक्षा में चीन पर घातक हमले करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। दोस्तों मीडिया से बातचीत के दौरान जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो ने बताया कि हमें विश्व को इस बात से अवगत कराना पड़ेगा कि जापान के आसपास अभी क्या चल रहा है। ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री की अभी हाल ही में PM मोदी से फोन पर बात हुई थी। जापान का संविधान विश्व युद्ध द्वितीय के बाद से ही शांति को प्राथमिकता देता रहा है, लेकिन चीन की बढ़ती गुंडाई के कारण अब जापान को भी अपना रुख बदलना पड़ रहा है। जापान ने स्पष्ट किया कि समय आने पर वो आत्मरक्षा में शत्रुओं के अड्डों को सीधा मिसाइल से ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। दोस्तों अब लगता है कि जापान ने भी चीन को पटक पटक कर धोने के लिए कमर कस ली है। अब जानिए ये 5 नेता बनना चाहते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री। नंबर 1 है सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे सख्त फैसले लिए थे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज हम आपको 5 ऐसे नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नंबर 5 पर है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री एवं राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख है। लोग उन्हें दीदी के नाम से संबोधित करते हैं और बीजेपी के बहुत जोर लगाने के बाद भी ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव जीतकर बंगाल की मुख्यमंत्री बनकर दिखाया। उनकी अगली बार प्रधानमंत्री बनने के पूरे चांसेस हैं। नंबर 4 पर है शशि थरूर। शशि थरूर भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व राजनयिक है। केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद हैं और वर्तमान में वे विदेशी मामलों में संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं।
उनकी लोकप्रियता पूरे देश में बहुत ज्यादा है और यदि वो प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव लड़े तो जीत सकते हैं। साथ ही शशि थरूर बहुत पढ़े लिखे नेता भी हैं। नंबर 3 पर है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक भारतीय राजनीतिज्ञ, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले वो एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। दिल्ली में तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई है और ऐसे में उनका अगली बार प्रधानमंत्री बनना देश के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। नंबर 2 पर हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने 3 राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और मोदी सरकार को कड़ी शिकस्त दी है। उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और वो आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नंबर 1 पर योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा नजर आ रहे हैं। उनके प्रभाव को देखते हुए ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक ना एक दिन देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। दोस्तों, आपके विचार में इनमें से कौन सा नेता प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार है? आप अपना वोट कमेंट में जरूर दें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी के अभी शेयर जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे ऑनलाइन वोटिंग में हिस्सा ले सकें। और किस नेता को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं इसके बारे में हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। अभी बड़ी खबर, चारों तरफ से घिरा चीन। भारत और जापान की नौसेना का हिंद महासागर में युद्धाभ्यास। दोस्तों, चीन का भारत सहित कई देशों के सामने विवाद गहराया हुआ है और लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच भारतीय नौसेना और जापानी समुद्र आत्मरक्षा बलों ने हिंद महासागर में संयुक्त युद्धाभ्यास किया। शनिवार को संपन्न हुए अभ्यास को जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो के उस बयान के बाद आयोजित किया गया जिसमें चीन की रक्षा क्षमताओं सहित भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की मंशा को लेकर चिंता जताई गई थी। बीते महीने में एशिया के कुछ हिस्सों में चीनी आर्मी की आक्रामकता के बाद जापान का ये पहला बयान सामने आया। बताया जा रहा है कि इस अभ्यास में 4 युद्धपोत शामिल थे। इनमें से 2 जापान के और 2 भारत के थे। जापानी जल में चीन के दावों के मद्देनजर कुछ सालों में जापान अपने बेड़े में लगातार इजाफा कर रहा है। जापान और भारत के संयुक्त युद्धाभ्यास के साथ साथ कई एशियाई देशों के संगठन ने एक बयान जारी किया जिसके अनुसार भारत को जापान के साथ अब चीन पर एक छोटा हमला कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को जापान का साथ देना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जान लीजिए, क्या चीन समेत पाकिस्तान पर बड़ी कार्यवाही करने की तैयारी में है सेना? कश्मीर में एलपीजी गैस स्टॉक बढ़ाने और स्कूलों की बिल्डिंग खाली करने के दिए गए आदेश। दोस्तों, दरअसल केंद्र सरकार की ओर से जारी एक ऑर्डर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को कश्मीर में 2 महीनों की एलपीजी स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए कहा है और वहीं सरकार ने स्कूलों की इमारतें खाली करने को कहा। जिन स्कूलों या शिक्षण संस्थाओं को अपनी इमारतें खाली करने को कहा गया है उनकी संख्या 16 बताई जा रही है। इस मामले में भी इन शिक्षण संस्थानों को इस साल होने वाले पवित्र अमरनाथ यात्रा का हवाला दिया गया है और स्कूलों में सीआरपीएफ या दूसरे सुरक्षा बलों के जवानों के ठहरने की बात कही गई है। इस तरह के आदेशों के सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां फिर से बयानबाजी में कूद पड़ी है। ओवैसी ने भी इस पर हैरानी जताते हुए कहा कि हम यात्रा के इंतजामों के बारे में जानते हैं, लेकिन इस साल तो ये यात्रा होने ही नहीं वाली है। फिर सरकार इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को क्यों तैनात कर रही है? साथ ही जानिए, लद्दाख में जारी है चीन से तकरार। दरअसल पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीन की सेना पिछले 6 हफ्ते से आमने सामने है और कई जगहों में चीन की हरकतों के चलते टकराव की स्थिति है। गलवान घाटी में उसने अपनी दगाबाजी दिखा दी है और अब चीन एलएसी के आसपास अपनी सेना और हथियारों का और जखीरा जुटा रही है। तैयारियां भारत की ओर से भी की जा रही है और उधर पड़ोसी पाकिस्तान भी मौके की फिराक में है और वो चीन के इशारे पर कुछ भी नापाक हरकत कर सकता है। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों तथा पंजाब के कुछ इलाकों में मानसून के पहुंचने की निर्धारित तिथि 8 जुलाई है। दोस्तों, आपके यहाँ मौसम कैसा है? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जान ले, रेलवे ने 2792 पदों पर निकाली भर्तियों की अंतिम तारीख 9 जुलाई तक बढ़ाई और ऐसे करे आवेदन। रेलवे ने अप्रेंटिस के 2792 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। बढ़ी हुई तिथि के बाद अब योग्य इच्छुक 9 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। शुरुआत में भर्ती के लिए आखिरी तारीख 5 अप्रैल 2020 निर्धारित की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ईस्टर्न रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने एक बार फिर से आवेदनकर्ताओं को ट्रेंड अप्रेंटिस के 2792 पदों पर भर्ती के लिए यह मौका दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 15 वर्ष से 24 वर्ष तक होनी चाहिए। हालांकि एससी और एसटी समेत कई वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट दी गई है। जनरल और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए है और उम्मीदवारों को 10वीं में कम से कम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए और उनके पास इसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट होनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को www.rrcer.com साइट पर विजिट करना होगा। आपको बता दें कि ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2020 के तहत किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। इसके तहत उम्मीदवारों के 10वीं क्लास के मार्क्स और ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर सूची बनाई जाएगी और बाद में मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें।